वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा क्लास 12 का सैम्पल पेपर जारी किया गया है, जिसमें आपका मैं इकोनॉमिक्स का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ सैम्पल पेपर का। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको पार्ट ए और पार्ट बी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड मैं करवा चुकी हूँ। अब हमारे लास्ट से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 27 क्वेश्चन तक हम इससे पहली वीडियोस में कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन 28। इंडिया हैज एमर्ज एज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, डिफाइन द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, कहते हैं इंडिया जो है वो एमर्ज है एक हॉटस्पॉट के रूप में मेडिकल टूरिज्म में। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कितनी वैलिड है। ठीक है, और इसके और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप वो करें या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इसका आंसर। द गिवन स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन द रिसेंट पास्ट इंडिया हैज विटनेस्ड मैनी फॉरेन नेशनल विजिटिंग फॉर सर्जरीज, organ transplant, डेंटल एंड इवन कॉस्मेटिक केयर। कहता है इसका मेन रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया ऑफर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। कि क्यों मेडिकल टूरिज्म के रूप में इसको इंक्लूड किया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि कहते हैं इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जो मेडिकल की जो टेक्नोलॉजीज है, जो लेटेस्ट की जो टेक्नोलॉजीज है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका, ऑल दीज मेडिकल सर्विसेज आर लेस कॉस्टली इन इंडिया एज कम्पेयर टू सिमिलर हेल्थ सर्विसेज इन अदर कंट्रीज। कहते हैं इंडिया के अंदर जो ये हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल जो सर्विसेज है, ये काफ़ी कैसी है, लेस है, यानी कि इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जब हम अदर कंट्रीज की हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं। तो इंडिया की जो हेल्थ सर्विसेज है उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। अब इसके जो और भी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि आपको बताना है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में सपोर्ट कर रही है सिंस इंडिपेंडेंस के दौरान। तो इसका जो आंसर है आप देखिए कि 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आर। किस इंडिपेंडेंस के दौरान कौन से 2 स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? तो फर्स्ट स्टेप था रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स को रेगुलेट किया जाए, एंड सेकंड था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट के अंदर क्या आएगा कि भाई क्या किया जाए इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं उसको क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ये पॉलिसी जो थी ये बेनिफिशियल थी फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अदर किसको लेकर चली, गवर्नमेंट जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट किया गया। जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे रोड्स हो गई, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन, ठीक है, कोल्ड स्टोरेजेस जो हो गई। तो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा कि इसको क्या किया जाएगा, इसको अच्छे से इम्प्रूव किया जाएगा और इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 29। डिस्कस ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कहते हैं वर्कफोर्स की, ये कहता है कि वर्कफोर्स की इनफॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इसका आंसर। इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। कहते हैं अब हम क्या देख रहे हैं कि कहते हैं रिसेंट के ईयर्स में हमने क्या देखा कि जो वर्क फोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर से कहाँ शिफ्ट हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, मतलब वो वर्क फोर्स शिफ्ट होती जा रही है। दिस प्रोसेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर इन द टोटल वर्क फोर्स इंक्रीजेस। कहते हैं तो इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं, जब टोटल वर्क फोर्स को देखा जाए तो टोटल वर्क फोर्स में इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स की वर्क फोर्स का क्या हो जाना, इनफॉर्मलाइजेशन हो जाना, यानी कि इनफॉर्मल
का फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्कर्स का आ जाना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 30। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्स इफेक्ट बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। कहते हैं एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए थे प्रोसेस, उस पर कहते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो कहते हैं किस तरह से उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखिए, कहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एडवर्सली इफेक्ट बाय रिफॉर्म प्रोसेस इन फॉलोइंग मैनर। किस तरह से पड़ेगा, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन पावर है रिड्यूस इन रिफॉर्म पीरियड। कहते हैं जब ये रिफॉर्म्स किए गए थे तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था, जैसे कि इरिगेशन के ऊपर या पावर के ऊपर, जो इरिगेशन पावर के ऊपर इस तरह से जो फैसिलिटीज हैं, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता था तो कहता है कि जैसे ये रिफॉर्म्स हुए उस दौरान ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया ये क्या होने हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया, ये कम हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज इंक्रीज। कहते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडीज थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट, और कहते हैं इसका अफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, जो स्मॉल एंड जो मार्जिन फार्मर्स हैं उसके ऊपर इसका क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। थर्ड पॉइंट कहता है इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। कहता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस थे वो तो हो गया इंक्रीज, यानी कि लिबरलाइजेशन जो हो गया वो तो लिबरलाइजेशन के दौरान क्या हुआ कि जो हमारा इंटरनेशनल के जो इंटरनेशनल के साथ जो हमारा कंपटीशन था, ठीक है, तो वहां पे तो हो गया इंक्रीज और हमारे जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी वो क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर लेड राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। कहते हैं कि जब जो अपनी क्रॉप्स थी, जो जैसे कैश क्रॉप्स जो है, कहते हैं जब इनका एक्सपोर्ट होने लगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में हो गई, यानी कि जब फूड क्रॉप कैश क्रॉप के अंदर शिफ्ट हो गई, तो इसका क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के दौरान जो हमारे फूड ग्रेन्स की जो प्राइस थी वो क्या होगी, राइज होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहते हैं आत्मनिर्भर भारत हैज बीन द रूट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस। कहते हैं जब आत्मनिर्भर जो भारत है, कहते हैं इंडियन प्लानिंग के एक रूट के रूप में काम किया, इसने एक प्लानिंग प्रोसेस के रूप में इसने काम किया। तो कहता है कि इसका मतलब इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो अपना आत्मनिर्भर भारत था उसमें किस तरह से इसको क्या किया गया, रेलिवेंट इसमें किया गया। तो इसका जो कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एम ऑफ गवर्नमेंट, कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का जो एम था वो क्या था कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज की गुड्स और सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजीज है और कैपिटल है, उस पर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, उन पर जो हम डिपेंड हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना। इट स्ट्रेस्ड ऑन द डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस पर स्ट्रेस दिया जाए, जो हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, ना कि फॉरेन के जो इंटरफेरेंसेज है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए। एट इट वॉज फियर द डिपेंडेंस एंड इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, कहते हैं, और फॉरेन टेक्नोलॉजीज, इन सब का जो ये जो पॉलिसीज थी इनको क्या किया गया, इन पर जो हम डिपेंड हो रहे हैं इसके इंपोर्ट पर ज्यादा क्या किया जाए, इस पर डिपेंड हुआ जाए। कहते हैं सिमिलरली द मेन थ्रस्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज आल्सो टू मेक, कहते हैं मेन थ्रस्ट क्या था इसके लिए कि इंडिया एन इकोनॉमी दैट इज सेल्फ रेलिएंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। कहते हैं इंडिया जो है वो क्या था, सेल्फ रेलिएंट और सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट कहता है इसमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 2 स्टेप्स बताने हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो उठाए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान। तो क्या 2 स्टेप्स थे भाई, फर्स्ट कहता है चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का जो रोल था इंडिया के जो रिजर्व बैंक है उसके रोल में चेंज आया। सेकंड ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स का जो ओरिजिन है उसमें चेंज आया। कहते हैं रिजर्व बैंक में क्या चेंज आया था कि रिजर्व बैंक का जो रोल था उसको रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम रेगुलेटेड, कि फाइनेंशियल सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया, इस आरबीआई के रोल को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर की ऑटोनॉमी ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। सेकंड का था प्राइवेट बैंक्स जो है उसका ओरिजिन किया गया, ज्यादा प्राइवेट बैंक्स जो थे वो उनको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कहता है कंपेयर एंड एनालाइज द डाटा इंडिया एंड चाइना। आपको इंडिया चाइना का डाटा दिया गया, आपको एनालाइज करना है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट जो है वैलिड है या नहीं है। तो आइए आप इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आंसर 32
ये कहता है कि द गिवन डाटा जो आपको दिया गया, कहते हैं चाइना हैज गेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ओवर द ईयर, कि चाइना की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। व्हेन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज वर फाइंडिंग टू डिफिकल्ट टू मेंटेन ग्रोथ रेट ऑफ इवन 5%। कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज को कई तरह की डिफिकल्टीज जो थी वो क्या करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, ठीक है, और उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 5%। कहते हैं चाइना ने किस तरह से एबल किया मेंटेन करके, उसकी जो डबल डिजिट ग्रोथ, कहते हैं उसकी जो ग्रोथ थी वो कैसी हो गई, वो डबल हो गई 1980 में। कहते हैं इस तरह से आपको ना इस तरह से आपको डाटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर बताना है कि किस तरह से इनकी ग्रोथ रेट थी जो वो हाई हुई है कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया की, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब रिसेंट की बात करते हैं तो इंडिया की जो रिसेंट राइज ग्रोथ रेट जो राइज हुई, ठीक है, फिर वो 5.7% एकदम से डिके हो गई, फिर 1980 के अंदर दोबारा डिके हुई, 2015-17 के अंदर दोबारा ये एवरेज 7.3% तक पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह से कहता है कि इंडिया एलिफेंट हैज अ ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट कुड प्रेजेंट, कहते हैं तो इंडिया को जो है काफी लंबा डिस्टेंस जो है वो क्या करना होगा, ट्रेवल करना होगा, ठीक है, क्योंकि चाइनीज ड्रैगन थ्रेट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइनीज ड्रैगन, की चाइनीज ड्रैगन की ग्रोथ जो स्टोरी है उसको थ्रेट करके उसको तोड़ कर जो इंडिया है उसको क्या करना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 33 क्वेश्चन जो आपके पास कहता है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 33 क्वेश्चन कहता है कि ए पार्ट इसका, इफ द रेट ऑफ एक्स रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन exceed the rate of regeneration it leads to reduction in carrying capacity of the environment, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैलोरिक बेस्ड norm is not an adequate measure to identify the poor, establish the rationale of a given statement with valid reason। तो इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आंसर 33 का ए पार्ट देखिए। कहता है इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म, कहता है इन्वायरमेंट जो इतना एबल है कि वो इन्वायरमेंट जो है वो एबल है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कहते हैं लेकिन ये जो फंक्शंस हैं, लेकिन कहते हैं जो डिमांड है वो कैसी है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो विद कैरिंग कैपेसिटी, तो कह रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है उसको क्या करता है, इतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाता। दिस मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट एक्चुअली बियॉन्ड द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन, तो रिसोर्सेज जो होते हैं, अभी रिसोर्सेज कम है, ठीक है, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है अपने पास लिमिटेड है, तो इस वजह से जो रिसोर्सेज है उनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। कहता है इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, कहता है ये डिसइक्विलिब्रियम को भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है कि दोबारा से रिसोर्सेज को रीजनरेट करने के लिए, और इन्वायरमेंट क्राइसिस जो होती हैं, और जो अपना संकट होता है इन्वायरमेंट पर्यावरण जो संकट होता है वो क्राइस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहता है इससे दस टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट, तो हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है कि इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है उसको कैरी किया जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसको वैल्यू दी जाए, ठीक है ना, अंधाधुंध का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो बी पार्ट था वो था कि द कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एडुकेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर एज दिस मेथड, कहता है जो कैलोरी बेस्ड जो नॉर्म्स हैं वो एडुकेट नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंस बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर, कि वेरी पुअर और अदर पुअर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, क्यों, क्या दिस मैकेनिज्म टेक्स अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड फ्यू अदर आइटम्स ए प्रॉक्सी फॉर इनकम, ठीक है। कहते हैं इट इग्नोर्स मैनी अदर विटल फैक्टर्स ऐसे विद पॉवर्टी, फॉर इंस्टेंस एसेबिलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। कहते हैं केवल खाना मिल जाना, केवल फूड मिल जाना ही केवल नहीं है, कहते हैं इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि भाई असेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन का मिलना, हेल्थ केयर अच्छी मिलना, अच्छा पानी मिलना, अच्छा वातावरण मिलना, ठीक है। अब इसी के आपके और में क्वेश्चन था 33 में, और में क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, कि बहुत कम वुमेन जो होती हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में नहीं पाई जाती, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। और सेकंड जो बी पार्ट था वो था कि एनालाइज करना है आपको, रिसेंट ट्रेंड बताना है आपको सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का, वर्कफोर्स का, आपको प्राइमरी सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, 1993 से 94, और लास्ट आपको दिया हुआ है 2011 से 12 तक का, ठीक है। तो आपको इसका बताना है भाई, तो आप इसका देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जो इसका और में जो आपका फर्स्ट जो पार्ट था कि लेसर वुमेन, कहते हैं जो वुमेन्स होती हैं उनकी रेगुलर सैलरी जो होती है, लेस वुमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्यों पाई जाती है कम, क्योंकि जॉब जनरली रिक्वायर स्किल्स हाई लेवल लिटरेसी, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो इतनी पढ़ी हुई नहीं होती, और जबकि जॉब्स क्या मांगती हैं, आपकी स्किल को मांगती हैं, आपकी हाई लेवल ऑफ लिटरेसी को मांगती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है।
सेकंड, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वुमेन इन इंडिया ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट। कई बार सोशल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भी समाज के अंदर जो धारणाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो होती हैं उनमें क्या होती है, मोबिलिटी की कमी होती है। नेक्स्ट आपको कहता है भाई कि जो बी पार्ट था इसका, कितना आपको डाटा दिया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस तरह से कितना डाउन गया, कितना अप गया, ठीक है। तो जैसे आपको डाटा इन्होंने दिया हुआ है कि 64% 93-94 में गया, टू 24.3% 2011-12 में गया। तो कहते हैं नियरली 20% का ओवर द ईयर क्या हुआ, इसमें फॉल हुआ, ठीक है। तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर था वो सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको बताना है कितना कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में ज्यादा इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन 34, कहते हैं आपको बताने कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू या फॉल्स। कहता है सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैड ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट बॉटम पॉपुलेशन पिरामिड। कहता है इंडिपेंडेंस के दौरान जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की वो इंक्रीज हुई, कहते हैं लेकिन एक तरह से ये पॉपुलेशन पिरामिड के लिए ये एक ट्रिकल का काम किया इसने, ठीक है। सेकंड बी क्वेश्चन जो पार्ट है इसका, वो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू, कि ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो इनोवेशन को जन्म देती है, इन्वेंशन को जन्म देती है और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को जन्म देती है, ठीक है। और सी कहता है कि आपको इनवर्स कोरिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और नेशनल इनकम, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और नेशनल इनकम के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो ए पार्ट का आंसर देखिए भाई, कहता है जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी अपनी, कहते हैं ये फॉल्स है, कि डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं, चाहे मैसिव रेट ऑफ ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ हो, ठीक है, कहते हैं ये क्या करता है, वेल्थ हो, मैसिव रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन है, ये सब क्या करते हैं, कहते हैं ये सब चीजें जो है डिफरेंट फैक्टर्स जो है, कहते हैं उस पर इफेक्ट डालती हैं, ड्यू टू विच कहते हैं ये जो चीजें होती हैं ये बेनिफिशियल होती हैं इंक्रीज करने के लिए, किसको, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैव नो ट्रिकल। कहते हैं ये ट्रिकल का काम नहीं है, कहते हैं ये उसमें ट्रिकल डाउन कंप्लीट टू द पीपल एट द बॉटम पॉपुलेशन पिरामिड। कहते हैं ये जो है अपनी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट कहते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है, कहते हैं हाँ ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो जन्म देती है इन्वेंशन को, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, हेल्थ में करना, नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, केवल ह्यूमन रिसोर्सेज की एबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती बट उसको स्टिमुलेट करती है, उसकी इनोवेशंस को, उसकी क्रिएट्स को, अडोप्ट को और उसकी नई टेक्नोलॉजीज को। लास्ट आता है सी पार्ट, कहता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है अपनी फॉल्स है, कहता है ये फॉल्स है, कहता है इनवर्स रिलेशन नहीं पाया जाता, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और नेशनल इनकम में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है इकोनॉमी के, ठीक है, जो क्या करता है उसकी फैसिलिटी को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट को, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी उसको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा।